हे दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। पूर्वांचल करियर क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पूर्वांचल करियर क्लासेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर यूट्यूब यानी कि ऑनलाइन जितनी भी क्लासेस दी जा रही हैं सब की सब फ्री हैं, कोई शुल्क दे नहीं है। और ऑफलाइन में आप लोग जानते हैं भाई उसमें कुछ करना पड़ता है तो कुछ दे शुल्क दे होता है, लेकिन ऑनलाइन जो भी क्लासेस हैं अभी तक सारी की सारी एकदम पूर्णतः निःशुल्क है और आप लोगों के लिए है, बेहतरीन है। आप उसमें ये नहीं कह सकते कि ऑनलाइन या ऑफलाइन में कोई अंतर है, तो कुछ खास अंतर नहीं है दोनों में। कुछ खास क्या, कोई अंतर नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि जो ऑफलाइन में जो टीचर है वही टीचर ऑनलाइन में भी है आपको। तो अंतर कहाँ से होगा? कोई अंतर नहीं, कोई भेद नहीं। जो भी दिया जाता है समान रूप से दोनों को दिया जाता है, चाहे वो ऑफलाइन में हो चाहे ऑनलाइन में हो। बस यही है कि एक प्लेटफॉर्म आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन दूसरे प्लेटफॉर्म पर आपको पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये जो श्रृंखला चल रही है साइंस की आपकी, आप देखेंगे तो मैंने कहा है ना कि आप प्रश्न मिलाते रहा कीजिए। प्रश्न आप मिलाएंगे तो तब आपको समझ में आएगा कि आपके यूपीपी से है कि यूपीपी से है कि यूपीएसआई से है कि ग्रुप डी से है या फिर रेलवे के किस एग्जाम से, एनटीपीसी से है। मतलब कि जो ये प्रश्न बने हैं वो कहीं ना कहीं आए हुए हैं, और जब कहीं ना कहीं आए हुए हैं तो महत्वपूर्ण है। कल से मैं जो प्रश्न ले रहा हूं उसमें सिर्फ बायोलॉजी ज्यादातर है। बायोलॉजी से प्रश्न है तो भाई बायोलॉजी हल्की भी है, आप लोगों का सबसे बड़ा पार्ट बायोलॉजी बनाता है। बायोलॉजी में आपका चाहे बॉटनी हो चाहे जूलॉजी हो चाहे फिर आपका कोई और टॉपिक हो उसमें उससे बनता है, बायोकेमिस्ट्री हो जाए चाहे। तो कुछ ऐसी ऐसी टॉपिक्स होती हैं जहां से प्रश्न बनते हैं, आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। तो आइए देखा जाए, देर ना करते हुए उन प्रश्नों को हल किया जाए और आपके जो एग्जाम्स हैं उनको क्रैक किया जाए। आइए, तो ये आज का प्रश्न आपके सामने जल्द से जल्द आने वाला है। लीजिए, स्कैन हो रहा है, लीजिए। पहला प्रश्न आपके सामने है, जल्द से जल्द बताइए इस प्रश्न का उत्तर। तब तक मैं कुछ औपचारिक जो कार्य होता है उसको पूरा करता हूँ, जैसे कि मेरी पेन हो गई, पेन का कलर हो गया, पेन की साइज हो गई। तो ये सारी चीजें मैं सेट कर लूँ तब तक आप आंसर कीजिए। हो गया, लीजिए। तो दोस्त, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और प्रश्न का आंसर आप कमेंट के माध्यम से दीजिए और एक प्यारा प्यारा लाइक दे दिया कीजिए, क्योंकि मेहनत बहुत ज्यादा लगती है, आप जानते हैं। चलिए पहले प्रश्न का आंसर कीजिए। हाइपोकलेमिया, हाइपोकलेमिया किसकी कमी से होता है? सीधे सीधे कहा जाए तो हाइपोकलेमिया किसके कारण से होता है? किस धातु के कारण होता है या किस धातु की कमी के कारण होता है? किस धातु की कमी के कारण होता है? चलिए बताइए। क्या आयरन के कारण होता है? आयरन यानी कि लोहा, आप जानते हैं। आयरन की कमी से अरक्तता होता है। क्या होता है भाई? अरक्तता, जिसे आप एनीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? एनीमिया कहते हैं। ठीक है, और ये होती है अरक्तता का क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब होता है खून की कमी, शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी, या आप लोग साधारण भाषा में कहते हैं तो खून की कमी कहते हैं, या फिर इसको आप उसके विज्ञान की भाषा में या फिर पुस्तक की भाषा में कहें तो आप इसे कहेंगे हीमोग्लोबिन की कमी, एचबी की कमी, एचबी की कमी। और वो ल्यूकेमिया और ये सब जानते हैं आप, वहां पर जाएंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। तो बस इतना जानिए कि रक्त की कमी होती है, और रक्त की कमी जब अरक्तता होगी या एनीमिया होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है? आयोडीन दिया गया है। आयोडीन की कमी से आपको पता है कि भाई घेंघा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है। इसलिए आपको कहा जाता है कि भाई आप आयोडीन युक्त भोजन ही, आयोडीन युक्त नमक ही लिया कीजिए।
आपके नमक में पाया जाता है, ये किसमें पाया जाता है, नमक में पाया जाता है। और आपको कहा जाता है कि भाई वही नमक खाइए जो नमक आयोडीन युक्त हो, तो आयोडीन युक्त ही नमक लिया कीजिए। तो कहते हैं ना कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, तो टूथपेस्ट छोड़िए, आप नमक को पहले ध्यान दीजिए। नमक में आयोडीन है तभी खाइए, अच्छी मात्रा में हो तो खाइए, नहीं तो घेंघा रोग हो जाएगा, और घेंघा रोग होने से बहुत ज्यादा बीमारियां होती हैं, आगे भी बहुत लक्षण होते हैं उसके। पोटेशियम, पोटेशियम क्या होता है भाई, अब मैं आपको बताऊं तो पोटेशियम के ही कारण हाइपोकैलेमिया होता है। हाइपोकैलेमिया किसके कारण होता है, पोटेशियम के ही कारण होता है मेरे दोस्त। तो आपका आंसर जो होगा वो हो जाएगा पोटेशियम। पोटेशियम का प्रतीक क्या होता है, तो ये होता है के। पोटेशियम का प्रतीक क्या होता है भाई, के होता है। और ये जो पोटेशियम है, पोटेशियम एक खनिज लवण है, आपका मिनरल्स है, जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि पोटेशियम की कमी से क्या होता है। सारे मिनरल्स मैंने पढ़ा रखे हैं आपको, जितने भी मिनरल्स होते हैं ना, मिनरल्स की क्लास मैंने पूरी की पूरी एकदम क्या कहते हैं उसे, थैरली आपको पढ़ाया हुआ है, विस्तार पूर्वक पढ़ाया हुआ है। थैरली कह देंगे तो आपको कितने लोगों को समझ भी नहीं आएगा, तो बस इतना जानिए कि विस्तार पूर्वक मैंने आपको इसे पढ़ाया हुआ है, ठीक है। चाहे उसमें आयरन हो, आयोडीन हो, सोडियम हो, पोटेशियम हो, सारी चीजों को मैंने पढ़ाया रहा, उसमें मैंने किसी चीज को छोड़ा नहीं था। तो इतनी चीजें, इतनी लापरवाही आप करेंगे, आप थियरी की क्लास एक देख लेंगे कि जहाँ पे मैंने उस पे लिखा हुआ है खनिज लवण। खनिज लवण में कौन कौन से लवण है, उन लवण को उस क्लास में दिखाया गया है, ठीक। उसके बाद क्या है आपका सोडियम। सोडियम, अब मैं इसे धातु के बारे में बात कर लूं तो ये एक ऐसा धातु है जो बहुत क्रियाशील होता है। क्या होता है, अत्यधिक क्रियाशील होता है, ठीक है, अत्यधिक क्रियाशील होता है। अब जानते हैं जब अत्यधिक क्रियाशील होता है तो इसे खुले में नहीं रखा जा सकता, इसे खुले में या फिर किसी गैस के संपर्क में नहीं रखा जाता है। तो इसे रखने के लिए आपको ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि किसका किसका प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले इसका किसका प्रयोग किया जाता है भाई, केरोसिन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, केरोसिन का प्रयोग किया जाता है इसको रखने के लिए। केरोसिन में नहीं रखेंगे तो ये क्या करेगा, ये किसी ना किसी से क्रिया कर लेगा, किसी ना किसी गैस से क्रिया कर लेगा और ब्लास्ट कर देगा। और ये एक प्रकार का ऐसा धातु है, धातुएं जानते हो आप लोग ठोस होती हैं, धातु का लक्षण क्या है, ठोस होती हैं। लेकिन सोडियम एक ऐसा धातु है जिसे आप चाकू के माध्यम, चाकू से काट सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं आप, ऐसी धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है। अब सोच लीजिए आप, चाकू से इसे काटा जा सकता है। तो ये जितने भी ऑप्शन आपके पास थे मैंने सबको बता दिया कि क्या क्या होता है, और इस प्रश्न का जो राइट आंसर बना है वो बना है आपका पोटेशियम। पोटेशियम के ही कमी के कारण आपके शरीर में क्या हो जाता है, हाइपोकैलेमिया हो जाता है, ठीक है। अब समझ लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अगर करना है आपको तो जल्दी से कर लीजिए। चलिए हो गया, आगे बढ़े, अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 2। बच्चों को होने वाला बौनेपन का रोग किस की कमी के कारण होता है, किसकी कमी के कारण होता है, तो इसमें हार्मोन्स दिया गया है। क्या क्या दिया है हार्मोन्स में, थायरॉक्सिन हार्मोन्स, एपिनेफ्रिन हार्मोन्स, और यहाँ थोड़ा सा हट जाऊं, आपको नहीं दिख रहा होगा, तो ये आपका क्या है, ल्यूटिनिकारी हार्मोन्स, और उसके क्या बात क्या है, पैराथायराइड हार्मोन्स, पैराथायराइड हार्मोन्स, और ये थायरॉक्सिन हार्मोन, एपिनेफ्रिन हार्मोन्स और ल्यूटिनिकारी हार्मोन्स। तो अब ये इसमें से आपको बताना है कि कौन सा हार्मोन्स ऐसा हार्मोन्स है, मैंने ये भी आपको बताया हुआ है कि बौनेपन का कारण होता है। इसके कारण, इसकी कमी के कारण आपके शरीर, आपका जो शरीर होता है वो विकास करना बंद कर देता है, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइएगा आप लोग। चलिए हो गया आप लोगों का। अब मैं बता दूं आपको,
ये देखिए, एक होती है थायराइड ग्रंथि, आपके शरीर में, आपके गर्दन में यहाँ पर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे कहते हैं थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि, राइड थायराइड ग्रंथि। अब थायराइड ग्रंथि का नाम आपने सुना होगा। अब ये जो अभी अभी हमने पढ़ाया कि घेंघा रोग हो जाता है आयोडीन की कमी से, तो यही थायराइड ग्रंथि जो होती है वो सूज जाती है। यही थायराइड ग्रंथि के पास ही वह भी होता है, यानी कि दोनों के दोनों प्रश्न आपके किससे जुड़े हुए मिल गए, थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि से ही स्रावित होता है थायरॉक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। और थायरॉक्सिन हार्मोन अगर इसकी कमी हो जाए शरीर में, तो बच्चों का जो शरीर होता है, बच्चों के शरीर का विकास नहीं हो पाता है, वृद्धि व विकास रुक जाता है उनका। तो उनमें कौन सा रोग हो जाता है, बौनेपन का रोग हो जाता है, बौनेपन का रोग हो जाता है। अब आप इतना तो जानते हैं कि बौनापन क्या होता है, बौनापन समझाने की जरूरत मुझे नहीं लगता है कि होगी। पैराथायराइड क्या होता है भाई, इसका कमेंट आप लोग कर दीजिएगा, पैराथायराइड क्या होता है, इसी से जुड़ा हुआ है, इसी के पास ये भी रहता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलें। पोलियो टीके के लिए नैनो पैच का आविष्कार किसने किया, नैनो पैच का आविष्कार किसने किया था पोलियो टीके के लिए। अब जानते हैं पोलियो का जो टीका होता है, ये जो नैनो पैच का आविष्कार किया गया है, ये ज्यादा कारगर साबित हुआ, ज्यादा महत्वपूर्ण, ज्यादा कारगर साबित इसलिए हुआ क्योंकि इसके द्वारा पूरे आसानी से इसको क्या किया जाता है, पोलियो टीके को कर दिया जाता है, यूज कर लिया जाता है। तो जरा जल्दी से बताइएगा, सत्यमन, वॉक्समैन, मार्क कैंडल या जोनास साल्क या फिर लिनस पॉलिंग, पोलियो टीके के लिए नैनो पैच का आविष्कार किसने किया था, बस इतना सा बताना है आपको, जल्दी से बताइएगा। चलिए बताइए। तो मैं आपको इसमें दो चीजें बताना, हाँ सही है, सारी चीजें तो हैं। आप जानते हैं कि जो पोलियो का टीका पहले इंजेक्शन के द्वारा लगता था, किसके द्वारा, इंजेक्शन के द्वारा लगता था, तो इंजेक्शन के द्वारा मांसपेशियों में लगाया जाता था। लेकिन ये जो नैनो पैच आ गया है, नैनो पैच से जानते हैं क्या होता है कि जो आपकी बाहरी परत, त्वचा की बाहरी परत होती है, उस परत में इम्यून सेल जो होते हैं, आपके इम्यून सेल का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, प्रतिरक्षा सेल जो होती हैं, कोशिकाएं जो होती हैं, उनमें ये डायरेक्टली निशाना, उनको डायरेक्टली निशाना बनाता है, उन पर डायरेक्टली क्रियाशील होता है। नहीं तो जो इंजेक्शन होता है पहले मांसपेशियों में जाता है, मांसपेशियों से पूरे शरीर में जाएगा, फिर उसके बाद वो कार्य करना शुरू करता है। लेकिन नैनो पैच जो होता है ना, नैनो पैच सीधा सीधा बाहरी परतों पर ही एक्टिव हो जाता है, बाहरी परतों पर एक्टिव हो जाता है, इसलिए वह जल्दी कार्य कर लेता है अपना। ठीक है, तो जल्दी से बताइए तो कौन सा आंसर हो जाएगा। इसमें दो वैज्ञानिक हैं, दोनों वैज्ञानिकों के बारे में मैं बढ़िया से बताऊंगा आपको, लेकिन पहले आप आंसर कीजिए उसके बाद। चलिए बता चुके आप लोग, अब मैं बताऊं। देखिए पोलियो का जो टीका है, पोलियो के टीके में एक मिनट, इसमें कहा गया है पोलियो के टीके के लिए नैनो पैच का आविष्कार किसने किया था, तो उसका आविष्कार किया था मार्क कैंडल ने। किसने किया था, मार्क कैंडल ने किया था। और मैंने बताया कि जो पहले इंजेक्शन होता था वो आपकी मांसपेशियों में जाता था, लेकिन पोलियो का असर जो बाहरी त्वचा पर नहीं हो पाया। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, जो नैनो पैच बताया, नैनो पैच जो होता है ना, ये आपके त्वचा के बाहरी इम्यून सेल को एक्टिव कर देता है, तुरंत एक्टिव करके तुरंत कार्य करना शुरू कर देता है, इसीलिए ये ज्यादा लाभकारी होता है। ठीक है, उसकी बजाय तो ये नैनो पैच का आविष्कार किसने किया, मार्क कैंडल ने किया। मैं जो कह रहा हूं उस बात को ध्यान से सुनिए, मार्क कैंडल ने नैनो पैच का आविष्कार किया था पोलियो टीके के लिए, लेकिन पोलियो टीके का आविष्कार किसने किया था, ये अब आप बताइए। पोलियो टीके का आविष्कार किसने किया था, पोलियो टीके का आविष्कार किसने किया था, ये बताइए।
तो पोलियो टीके का आविष्कार जॉनस साल्क नामक वैज्ञानिक ने किया था। जॉनस साल्क ने पोलियो टीके का आविष्कार किया था। ठीक है, पोलियो टीके का आविष्कार इन्होंने किया था। अब बताइए पोलियो का टीका क्यों लगता है, जानते हैं आप लोग? पोलियो का जो टीका होता है ये क्यों लगता है? ताकि आपके जो इम्यून सेल हैं वो मजबूत रहें, आपके शरीर में कोई भी कमी ना हो। जैसे कि देखते हैं ना, कहते हैं कि ये पोलियो के शिकार हो गए हैं। पोलियो के शिकार का मतलब यही हो जाता है कि शरीर में कहीं ना कहीं कोई बाध्यता, कोई विकार उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण आपके शरीर में जब विकार उत्पन्न हो जाएगा तो किसी एक अंग या कई अंगों का विकास जो होता है वो रुक जाता है। तो उसीलिए बचपन में ही पोलियो का टीका लगाया जाता है ताकि आपके शरीर में कोई भी विकार उत्पन्न ना हो। तो पोलियो टीके का आविष्कार किसने कर दिया? जॉनस साल्क ने कर दिया। लेकिन इसमें इस प्रश्न में क्या पूछा गया है? इस प्रश्न में पूछा है नैनोपैच का आविष्कार। लीजिए मार्क कैंडल को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग नहीं है? क्या पूछा है इसने? यौन संचारित रोग नहीं है। ठीक है, मतलब कि इसमें एक ऐसा रोग है जो कि यौन संचारित रोग नहीं है, वो आपको बताना है। आनुवांशिक रोग नहीं कहा जाएगा उसको। चलिए बताइएगा जल्दी। अभी देखिए, ये मैंने आपको यकृत शोथ, ये शोध नहीं शोथ है, यकृत शोथ। ठीक, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस सिरोसिस। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, एच सी, हेपेटाइटिस सी और सिरोसिस, सिरोसिस। ये मैंने कल के प्रश्न में आपको अभी बताया था, कल के प्रैक्टिस सेट में आपको बताया था कि भाई लीवर कैंसर के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये क्या, किसके इलाज के लिए? लीवर कैंसर। ठीक है, लीवर कैंसर के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद गोनोरिया आप लोग जानते हैं, जिसको प्रमेय कहा जाता है। बचा क्या? इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा वो क्या होगा उसको देख लेते हैं, क्योंकि जब सबको पकड़ने लगता हूं तो ज्यादा हो जाता है। टाइफस, टाइफस के बारे में जान लेते हैं। तो टाइफस ही एक ऐसा रोग है जो यौन संचारित रोग नहीं है। यौन संचारित रोग नहीं है, ये एक प्रकार का क्या है? ज्वर है। ये क्या है? एक प्रकार का ज्वर है, यानी कि बुखार है। एक प्रकार का ज्वर है जिसका लक्षण क्या होता है वो बता दूं तो एकाएक ये होता है। ये मतलब इसके सिम्टम धीरे धीरे नहीं दिखते हैं, ये एकाएक पकड़ के आपको जकड़ लेगा। एकाएक आपको जकड़ लेगा। जकड़ने के बाद क्या क्या होता है इसमें? आपका सिर दर्द होने लगेगा। क्या होने लगेगा? सिर दर्द होने लगेगा। मांसपेशियों में ऐंठन होने लगेगी। मांसपेशियों में ऐंठन होने लगेगी। ठीक है, भूख नहीं लगेगी, भूख नहीं लगेगी। ठंड लगना शुरू हो जाएगी, ठंड लगना तेजी से होगी, ठंड लगना आदि सभी लक्षण दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, आदि सभी लक्षण दिखाई देने लगते हैं। कौन से बीमारी में? ये आपका टाइफस। टाइफस एक प्रकार का ज्वर है जो कि आपको ऐसे लक्षणों के साथ आपके शरीर में उत्पन्न होता है, और यह एक यौन संचारित रोग नहीं पूछा गया। ठीक है, चलिए आगे चलें। प्रश्न नंबर 5, क्यों बुखार किस जीवाणु के कारण होता है? क्यों बुखार? अभी मैंने कल आपको एक क्यू से जुड़ा हुआ प्रश्न बताया था। क्यू, क्यूलिस मच्छर, मैंने आपको कल बताया था ना क्यूलिस मच्छर। क्यूलिस मच्छर, क्यूलिस मच्छर मैंने कल आपको बताया था कि इसके कारण मस्तिष्क को एंसेफेलाइटिस नामक रोग होता है। इसके काटने से, किसके काटने से? क्यूलिस मच्छर। ये क्यों नाम से आ गया, क्यों बुखार के नाम से आ गया, इसलिए मैंने बता दिया। तो क्यों नाम ये जो है बुखार, ये किस जीवाणु के कारण होता है, बस यही आपको बताना है। कौन सा ऐसा जीवाणु है जिसके कारण क्यों बुखार होता है, बहुत ज्यादा इसमें बताना नहीं है। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ बताना नहीं, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए।
जल्दी से कमेंट कीजिए तो। इंसेफ्लाइटिस यहाँ आप जानते हैं ना, इंसेफ्लाइटिस। इंसेफ्लाइटिस का मतलब क्या होता है? मस्तिष्क कोप, एक प्रकार का ये भी बुखार ही है, एक प्रकार का मस्तिष्क ज्वर है। ये एक प्रकार का मस्तिष्क ज्वर है जो किस मच्छर से काटना, क्यूलिस मच्छर काटने से होता है। क्यूलिस, वो क्यूलिस है, ये क्यू बुखार है। ठीक है, क्यू बुखार। क्यू बुखार किस जीवाणु के कारण होता है तो बता दूं तुम्हें, कॉक्सियला, हाँ सही, कॉक्सियला बर्नेटी, कॉक्सियला बर्नेटी नामक जीवाणु के कारण ये क्या होता है? क्यू बुखार होता है। बस इतना सा जानिए। इस जीवाणु के कारण, ये कॉक्सियला बर्नेटी नामक जीवाणु के कारण कौन सा रोग होता है? क्यू बुखार होता है। ठीक हो गया, चले। अरे आपको नहीं हो गया क्यू बुखार, उसके कारण होता है, ये प्रश्न का हल हो गया। चलिए, तो शरीर के किस भाग में त्रिज्या अस्थि स्थित होती है? त्रिज्या अस्थि, रेडियस, हाँ रेडियस अस्थि। चलिए, रेडियस बोन, रेडियस बोन शरीर के किस भाग में होता है, ये आपको बताना है। रेडियस बोन क्या जबड़े में होता है, क्या जांग में होता है, क्या पैर में होता है, या फिर आपके कलाई में होता है? कहाँ पर होता है, ये आंसर आपको करना है। बहुत प्यारा सा आंसर है, बहुत अच्छा सा। ठीक है, चलिए, तब तक मैं आपको बता दूं कि जांग, ये जांग जानते हैं ना, जांग मतलब आपके पैर का ये वाला, इसमें एक हड्डी होती है फीमर, आपके शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है, सबसे लंबी हड्डी, सबसे लंबी हड्डी, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है ये। कौन? तो फीमर, फीमर कहते हैं उसको। आपके पैर में, पैर के जांग में, जांग में होती है फीमर। और जबड़ा, जबड़े में सबसे मजबूत हड्डी पाई जाती है, सबसे मजबूत हड्डी पाई जाती है जबड़े में, मजबूत, मजबूत लीजिए, मजबूत हड्डी कहाँ पाई जाती है? जबड़े में। जबड़े में क्या पाया जाता है? दांत, दांत में सबसे मजबूत हड्डी पाई जाती है आपके। ठीक है, और ये शरीर की सबसे बड़ी हड्डी हो गई। तो सबसे छोटी हड्डी भी बता दूं तो आपके शरीर में, यानी कि मानव के शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। और कान में कौन सी हड्डी पाई जाती है? स्टेपीज हड्डी, स्टेपीज नाम है उसका। ठीक है, सबसे छोटी हड्डी है, कान में पाई जाती है। कान में से 3 हड्डियां पाई जाती हैं, एक स्टेपीज है, दूसरे 2 और होती हैं। ठीक है, अब उनका बताने लगूंगा उनको तो फिर दिक्कत हो जाएगी, लंबा चला जाएगा। ठीक, तो मैंने सबसे छोटी हड्डी बताया, सबसे बड़ी हड्डी बताया, यानी सबसे लंबी हड्डी बताया, सबसे मजबूत हड्डी भी हो गई। अब ये जो पूछा है कि रेडियस अस्थि कहाँ पाई जाती है, तो रेडियस अस्थि आपके बारे में जल्दी से इसको बता दीजिए कहाँ पर पाई जाती है रेडियस अस्थि। ठीक है, जल्दी से बताइएगा। बचा क्या? एक ही तो ऑप्शन बचा है, एक ही ऑप्शन बचा है, कलाई, रिस्ट, जिसको आप क्या कहते हैं? रिस्ट कहते हैं। रिस्ट में पाई जाती है, आपकी कलाई में पाई जाती है कौन सी हड्डी? त्रिज्या हड्डी, या जिसको आप कहते हैं रेडियस बोन, यही कहते हैं, रेडियस बोन ही कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इस प्रश्न का भी आंसर हो गया। जल्दी से अगर आज इसमें 60 वाट करना हो कर लीजिए, जल्दी कीजिएगा भाई। चलिए आगे बढ़े। निम्नलिखित में से किसे मांसपेशीय कंकाल यानी कि मस्कुलो स्केलेटल प्रणाली, विशेष रूप से रीढ़ के यांत्रिक विकारों का निदान और उपचार कहा जाता है? डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल, डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल उपचार कहा जाता है। किसे कहा जाता है वो आपसे पूछा गया है। ठीक है, इसमें से क्या है? ऑब्स्टेट्रिक्स, और क्या है? कायरोप्रैक्टिक चिकित्सा पद्धति, या फिर आर्थ्रोपेडिक, या फिर जेरिएट्रिक्स। भाई ऑप्शन इसमें
क्या लिखा गया है आपको पता है? इंग्लिश को ही हिंदी में लिख दिया गया है, जिसे आप लोग इंग्लिश कहते हैं। बस उसी को बताना है, जल्दी से बता दीजिए, जितना जल्दी हो सके आप उसको बता दीजिए। बताने के बाद आगे बढ़ते हैं, तो जल्दी बताइएगा क्या होता है, ये कौन सी पद्धति है, क्या करता है, इसके बारे में जल्दी से बताइएगा आप, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। स्केलेटल सिस्टम से है, मांसपेशी कंकाली प्रणाली, कौन सा होगा भाई? तो ये आपका मैं बता दूं आप लोग में से कायरोप्रैक्टिक चिकित्सा पद्धति, कायरोप्रैक्टिक चिकित्सा पद्धति, ये वाला ऑप्शन आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। और ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखे जाते हैं। क्यों रखे जाते हैं? क्योंकि ये आए हुए प्रश्न है भाई, इंपॉर्टेंट। और ये यूपीएसआई में आया हुआ है। यूपीएसआई में जब आया हुआ है तो यूपीपी में आने से ये पीछे थोड़ी हट जाएगा, क्योंकि आया हुआ है ना। लेवल थोड़ा सा हार्ड है, लेवल थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन जब यूपीएसआई में आया हुआ है तो यूपीपी में आ सकता है, ये होता है। ठीक है, तो ये जानते हैं आपके यहाँ पर जब ये मांसपेशियों में कोई दिक्कत होती है तो आपकी तंत्रिका तंत्र में दिक्कत होने लगती है। किसमें? तंत्रिका तंत्र में दिक्कत होने लगती है। और तंत्रिका तंत्र में जब कोई समस्या होती है तो आपके शरीर में ढेर सारे विकार उत्पन्न होने लगते हैं। ढेर सारे विकार क्या होने लगते हैं? उत्पन्न होने लगते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी हल करते हैं। 7 प्रश्न हो गए, 8वां प्रश्न आपके लिए। प्रतिरक्षात्मक रोगों का इलाज निम्न में से किस दवा से किया जाता है? किस दवा से किया जाता है, जरा बताइएगा जल्दी से। तो प्रतिरक्षात्मक, इम्यून सिस्टम, आप सुने होंगे इम्यून सिस्टम क्या होता है, प्रतिरक्षात्मक। चलिए इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। आपको अब थोड़ा सा लेवल के प्रश्न दिख रहे होंगे। लेवल के प्रश्न दिखने का मतलब जानते ही हैं आप लोग। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि एक प्रश्न कराने के बाद एक घूंट पानी मांगता है। चलिए बताइएगा। क्या बात, जैसे जैसे गर्मी आ रही है वैसे वैसे ये हो रहा है कि एक प्रश्न पढ़ाइए पानी पीजिए, एक प्रश्न पढ़ाइए पानी पीजिए। इस तरह से तो पानी की कमी हो जाएगी शरीर में, और पानी की कमी हुई तो डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन होगा तो क्या होगा? डिहाइड्रेशन होगा तो आपका पेट जो होगा वो गड़बड़ होगा। पेट गड़बड़ होगा तो पूरी शरीर गड़बड़ होगी। पूरी शरीर गड़बड़ होगी तो जानते ही, फिर आपको ग्लूकोज लटकाना पड़ जाएगा। चलिए, तो इसमें मैं आपको बताऊं कि मनुष्य और स्तनधारियों, मनुष्य एवं स्तनधारियों में जो रक्त प्लाज्मा होता है, क्या होता है? रक्त में जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा, क्या होता है भाई? रक्त में उसके जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा से रिलेट करता है। ये प्लाज्मा से क्या करता है? रिलेट करता है। तो ये क्या है भाई? ये है गामा ग्लोब्युलिन। गामा इसे आप ब्यूलिन भी कहते हैं। देखिए ग्लोबुलिन लिखा गया है, लेकिन ये आपको देखने को मिल सकता है ग्लोब्यूलिन। ठीक है, आप कंफ्यूजन में मत रहिएगा, ये दोनों लिखा जा सकता है। तो गामा ग्लोबुलिन जो है वही क्या है? प्रतिरक्षात्मक रोगों का इलाज निम्न में से किया जाता है। किसके द्वारा? तो गामा ग्लोबुलिन के द्वारा। ठीक है,
अब इसमें आप जानते हैं कि ये कहाँ पाया जाएगा, ये किसके इम्यून सिस्टम को बढ़ाएगा, रक्त प्लाज्मा में, मनुष्य के या स्तनधारियों के रक्त प्लाज्मा में यह पाया जाता है और यहीं से इनकी क्या बढ़ाता है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। प्रश्न थोड़ा लेवल के हैं तो आप आंसर जान के ही थोड़ा सा संतुष्ट हो सकते हैं, लेकिन जो व्याख्या है वो व्याख्या भी समझिएगा। अंडे की सफेदी में मौजूद प्रोटीन जो विटामिन B7 के अवशोषण को रोकता है वह दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। अंडा तो बहुत खाते होंगे आप लोग, अंडा रोल, अंडा बर्गर, अंडा मतलब क्या क्या चीजें होती हैं, अंडा राइस, तो अंडा चाउमीन, तो पता नहीं क्या क्या चीजें आप लोग खाते हैं। तो जरा बताइए तो अंडे की सफेदी में कौन सा प्रोटीन होता है जो B7 को रोकता है, किसको रोकता है, विटामिन B7 को रोकता है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम आप लोग जरा बताइए, कमेंट कीजिए, तो बहुत बार पढ़ाया हूँ। वैज्ञानिक नाम क्या है इसका, विटामिन B7 का वैज्ञानिक नाम, ठीक है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम या वैज्ञानिक नाम, रासायनिक नाम या वैज्ञानिक नाम दोनों एक ही होता है, जल्दी से बता दीजिएगा जितनी जल्दी हो सके। चलिए बताइए भाई, इसका नाम बता दीजिए। जैसे आपका होता है थायमीन होता है, राइबोफ्लेविन होता है, नियासिन होता है, पेंटाथेनिक होता है, पायरिडॉक्सिन होता है, फोलिक एसिड होता है, और ये क्या बोलते हैं उसको जी, साइनोकोबालामिन होता है। तो मैंने सबका तो बता दिया आपके बी कॉम्प्लेक्स में, B7 का छोड़ दिया है, बस B7 का आप बता दीजिए क्योंकि मैंने वही तो पूछा है आपसे। B7 आप बता दीजिए, तब तक मैं चलता हूँ एक प्रश्न का आंसर कर दूंगा। जानते हैं क्या होता है, एल्ब्यूमिन होता है। क्या होता है भाई, एल्ब्यूमिन होता है, ठीक है। लीवर द्वारा जो विटामिन स्रावित किए जाते हैं, लीवर द्वारा जो प्रोटीन, विटामिन नहीं भाई, प्रोटीन बनाए जाते हैं ना, उन प्रोटीनों में से ये भी क्या होता है, एक होता है जिसे कहते हैं एल्ब्यूमिन, और ये अंडे की सफेदी में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, अंडे की सफेदी में। यानी कि आपसे कहा जाए कि अंडे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, अंडे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो आप सीधा सीधा कह देंगे कौन सा, एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। सीधा सीधा कह के भाग जाइएगा, आपको आंसर दे देंगे वो लोग, बैठिएगा मत वहां पे। तब तक विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है वो बताते रहिएगा। रोजेशिया एक आम बीमारी है जो मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है, वो आपको बताना है। क्या है, रोजेशिया। रोजेशिया एक प्रकार की बीमारी है, वो आपके शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है, इफेक्ट करती है, उसे आपको बताना है, जल्दी से बताइएगा। जल्दी से बता दीजिए। जानते हैं रोजेशिया जो एक बीमारी है वो आप बता दें, मैं बता दूं तो जैसे होती हैं लड़कियां, नहीं, गोरी त्वचा जो होती है, कौन सी त्वचा होती है, गोरी त्वचा में ज्यादा इफेक्ट करता है, ज्यादा प्रभावित करता है, प्रभावित करता है। अब आप लोग भाई सब लोग गोरे हैं, गोरे होना चाहते हैं, तो उनको ज्यादा प्रभावित करता है। और क्यों करता है, तो जैसे कि मध्यम आयु के जो लोग होते हैं, मध्यम आयु के जो लोग होते हैं, मध्यम का मतलब 60 वर्ष एज हो गई है, अब 60 वर्ष में लगभग 25 प्लस वाले जो होते हैं उनके हार्मोन्स में परिवर्तन होता है। उनके हार्मोन्स में क्या होता है, उनके हार्मोन्स में परिवर्तन होता है। हार्मोन्स परिवर्तन के बाद जानते हैं गर्भ निरोधक भी खाते हैं, इसकी वजह से हो जाता है, कभी कभी गर्भ निरोधक की वजह से हो जाता है, या फिर ऐसे ही होता है धूम्रपान करने लगे उससे होता है। तो मतलब ऐसे बहुत से लक्षण हैं जिनके कारण ये होता है, ठीक है। तो ये जानते हैं क्या होता है, ये होता है कि मुहासा जो होता है ना, आपके शरीर, आपके मुंह में
आपके मुंह पर मुहासा आपने सुना है, मुहासे का ही बिगड़ा हुआ रूप होता है। मुहासे का क्या होता है? बिगड़ा हुआ रूप होता है। मुहासे का बिगड़ा हुआ रूप होता है जो कि आपकी त्वचा को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? त्वचा को प्रभावित करता है, और त्वचा को प्रभावित करके आपके चेहरे की धज्जियां उड़ा देता है। त्वचा को प्रभावित करके क्या करता है? आपके चेहरे की धज्जियां उड़ा देता है। तो जानते रहिए भाई, चेहरे की धज्जियां उड़ा देता है। मैं पूरा लिखने ही लगा, ठीक है। धज्जियां उड़ा देता है कौन? रोजेशिया। तो जानते हैं ये रोजेशिया होता है। आप देखते होंगे कि कुछ लोगों का चेहरा होता है, कुछ लोगों का क्या चेहरा होता है कि उसमें ढेर सारे मुहासे होते हैं, लेकिन मुहासा भी एक सामान्य रूप से होता है, चेहरा अच्छा लगता है उस समय। लेकिन ये मुहासे का जो परिवर्तित रूप होता है उसे रोजेशिया कहते हैं। और वो जब हो जाता है, चकत्ते चकत्ते पड़ जाते हैं चेहरे पर, और चेहरा इतना खराब हो जाता है, इतना भद्दा होने लगता है कि पूछिए मत। तो आप समझ लीजिए कि कब होता है ये? 25 प्लस वालों को होता है। किसको होता है? 25 प्लस वालों के लिए होता है, 25 ईयर प्लस वालों को होता है। और उसके होने का कारण जो होता है, मैंने बताया कि या तो हार्मोन्स में परिवर्तन के कारण होगा, या तो फिर गर्भ निरोधक के कारण होगा, या तो फिर आप धूम्रपान ज्यादा करते हैं, या फिर आप ज्यादातर ये जो अभी क्या खाते हैं आप लोग, फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं, उसके कारण होगा। खान पान यानी कि आपका डाइट सही नहीं हो, उसके कारण हो जाएगा। तो ऐसे कारणों के कारण ये होता है, और जब होता है तो चेहरे की धज्जियां उड़ा के रख देता है। तो लड़कियां खास तौर पर भाई ध्यान दीजिएगा, आप लोग मोहतरमा लोग, आप लोग ज्यादा ध्यान दीजिएगा इसका। ये किसको? अब देखिए, मैंने तो बता ही दिया सब कुछ, तो इसका आंसर तो लगभग 95% लोग लगा चुके होंगे। त्वचा होता है। किसको प्रभावित करता है? त्वचा को प्रभावित करता है। सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़े। 10 क्वेश्चन हो गया है आपका, मतलब बहुत जल्दी हम लोगों का सेशन समाप्त हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं है। जितने हैं मजेदार, लगातार लगातार मजेदार। गैस्ट्रोक्नीमिया नीमियस मांसपेशी मानव शरीर के किस भाग में स्थित है? जल्दी से बताइएगा। चलिए क्या क्या पूछ लेता है। गैस्ट्रोक्नीमियस मांसपेशी मानव शरीर के किस भाग में स्थित होता है? अभी थोड़ा सा गलत हो जाए तो हो जाएगा। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइए। बताइए क्या क्या लिखा है? कुहनी। क्या लिखा है भाई? कुहनी। कुहनी कहाँ होती है? एल्बो। एल्बो मतलब क्या होती है? एल्बो मतलब कुहनी होती है। एल्बो में, अंगुलियों में, या फिर गर्दन में, या फिर निचली टांग। ये देखिए सबसे ऑप्शन कैसा लिखा हुआ है? निचली टांग। निचली टांग का मतलब सीधा सीधा घुटना वो नहीं लिख पा रहा था पंजे के पास, तो निचली टांग में होता है। निचली टांग का मतलब आपका जो ये बीच वाला एल्बो, जहां से आपका पैर मुड़ रहा है, उसके बाद जहां से उंगली है, जो पंजा है आपका पैर का पंजा, पैर के पंजे के पीछे जो एड़ी है, एड़ी के ऊपर थोड़ा सा एड़ी के ऊपर वाले भाग में मांसपेशियों में यह होता है। क्या है? गैस्ट्रोक्नीमियस मांसपेशी मानव शरीर के किस भाग में होती है? तो इसी भाग में ये पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? एड़ी के जरा सा ऊपर, एड़ी के जरा सा ऊपर पाई जाती है। और इसको क्या कहते हैं? आपने देख लिया, ठीक है। तो कहाँ पाया जाता है? निचली टांग लिखा है इसमें। कहाँ लिखा है भाई? निचली टांग लिखा है। निचली टांग का मतलब एड़ी से हल्का सा ऊपर, और जो घुटना होता है घुटने से थोड़ा सा नीचे, नी से थोड़ा सा नीचे, नी से नीचे, नी जो होती है नी से नीचे होगा, और एड़ी जो एड़ी होती है आपकी, एड़ी से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, वहां पर होता है। क्या होती है? गैस्ट्रोक्नीमियस मांसपेशी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। ये लीजिए प्रश्न नंबर 12 आपके स्क्रीन बोर्ड पर, और बढ़िया प्रश्न है। श्वसन के दौरान मनुष्य के द्वारा छोड़ी जाने वाली सांस में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत लगभग क्या होता है? ये मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था। एनसीईआरटी में भी पढ़ाया है, एनसीईआरटी सार संग्रह जो पढ़ा रहा था उसमें भी पढ़ाया है, थियरी जो पढ़ा रहा था उसमें भी पढ़ाया है। उसके बाद एक प्रश्न आया था, प्रश्न में भी मैंने पढ़ाया हुआ है कि कितनी ऑक्सीजन ये लोग छोड़ते हैं, कितनी ऑक्सीजन ये लोग लेते हैं, मनुष्य।
ऑक्सीजन जो लेते हैं उसमें कितना कार्बन डाइऑक्साइड या कितना नाइट्रोजन होता है, सारा परसेंटेज मैंने आपको बताया था। तो अब बताइए कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रतिशत लगभग भाग छोड़ी जाने वाली, जब ये छोड़ते हैं सांस को, जब छोड़ते हैं, ठीक है, बाहर निकालते हैं जब सांस को, तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है, ये पूछा गया है। जल्दी से बताइएगा। चलिए बताइएगा भाई। हाँ, सारी चीजें लिखी तो है, लिखी हुई हैं सारी चीजें, बढ़िया है। तो मैं आपको बता दूं, तो ऑक्सीजन अंदर कितनी जाती है, 21%। 79% आपका नाइट्रोजन जाता है, और जैसा नाइट्रोजन ये जाता है अंदर, वैसे ही बाहर आ जाता है। चाहे आप अंदर लीजिए, सांस को अंदर लीजिए, चाहे सांस को बाहर छोड़िए, ये बाहर और अंदर बराबर जाता है, क्योंकि इसका कोई यूज नहीं होता है नाइट्रोजन का हमारे शरीर में। जब नाइट्रोजन का हमारे शरीर में यहाँ से कोई यूज नहीं है, तो ये जितना जाता है उतना वापस आ जाता है, ठीक है, ये समझ गए। फिर इसके बाद जब हम लोग खींच के अंदर ले जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो अंदर कितना जाता है पहले वो देखते हैं। जो अंदर जाता है वो जाता है 0.14 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप 0.03 कर दीजिए। 0% कार्बन डाइऑक्साइड को हम शरीर के अंदर ले जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ले जाते हैं। कितना अंदर जाता है वायुमंडल से, वायुमंडल से कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है, तो 0.03%। ये अंदर जाने की बात कर रहा है। बाहर कितना निकलता है भाई, बाहर निकलता है 4%। 4% कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से क्या होता है, बाहर निकाला जाता है, ठीक है। जैसे आपका हो गया उच्छ्वसन या निःश्वसन, निःश्वसन उच्छ्वसन, ठीक है। श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास की क्रियाएं, ये आप समझ ही नहीं पाएंगे। ये क्रियाएं आप इस तरह से नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आप जितनी बार पढ़ते होंगे उतनी बार तो क्लियर होता होगा, फिर उसके बाद कंफ्यूजन में आ जाते हैं आप लोग। जैसे कि श्वसन की क्रिया जो होती है, सांस को अंदर लेना, सांस को बाहर छोड़ना, एक होता है उच्छ्वसन, एक होता है निःश्वसन। एक होता है उच्छ्वसन, एक होता है निःश्वसन। एक्सहेल, एक होता है इनहेल, एक होता है एक्सहेल। इनहेल का मतलब अंदर ले जाना, और एक्सहेल का मतलब क्या होता है, बाहर छोड़ना। तो जो आप शरीर को अंदर बाहर ले जाते हैं, मैं शुद्ध भाषा में बताऊं आपको, तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर कितना ले जाते हैं सांस लेते समय, तो 0.03%। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते कितना है, और उसमें छोड़ना ही पूछा है, द्वारा छोड़ी जाने वाली सांस में, छोड़ी जाने वाली सांस में कितने परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड अंदर बाहर छोड़ते हैं, तो 4%। और ऑक्सीजन कितना अंदर ले जाते हैं, ऑक्सीजन कितना अंदर ले जाते हैं, तो 21% देख लीजिए। 21% हम लोग क्या करते हैं, अंदर ले जाते हैं। तो ऑक्सीजन हम बाहर कितना छोड़ते हैं, और O2 21% हम लोग कहाँ ले जाते हैं, अंदर ले जाते हैं। बाहर कितना छोड़ते हैं भाई, अंदर की बात हो गई, ये तो अंदर की बात है। बाहर की बात कर लें, बाहर कितना छोड़ते हैं, बाहर छोड़ते हैं 17% के आसपास, यानी कि 16 दशमलव कुछ कुछ करके है, तो 17% कहिए या 16% कहिए, आप लगभग मान लीजिएगा, लगभग करके मानिएगा, तो आपका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि 17 और 16 दोनों नहीं दे सकता, ठीक है। इसलिए आप इतना मानिए कि दोनों में से कोई एक होगा, ठीक। तो आपका पूरा चार्ट बन गया कि नहीं बन गया, क्या क्या चीजें आप अंदर ले जाते हैं। 79 के बाद अंदर ले जाने की बात कर रहे हैं, तो 79 हो गया, इतना हो गया। फिर उसके बाद कितना हो जाएगा, 0.03% हो गया। बाकी जो बच जाता है वो और गैसें होती हैं, तो सबसे मेन ये भी होती है, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और ये कार्बन डाइऑक्साइड। ये अंदर की बात। अब मैं बाहर की बात दिखा दी कि बाहर कौन जाता है कितना कितना, बाहर भी ये इतना ही जाता है, ये बाहर जाता है, उल्टा हो गया, अभी सही लिखा था, आप गलत लिख दिया। ये
21 है और ये 17 और ये अंदर जा रहा है, बाहर निकाल रहा है। ये 4 नहीं, ये 4 बना दो, 0 ना बनाओ, 0 इधर है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कितना वायुमंडल से जो हम हवाएं अंदर ले जाते हैं उसमें कौन सी गैस कितनी जाती है। ये नाइट्रोजन है, दोनों अंदर भी उतने जाती है, बाहर भी उतने आती है। ऑक्सीजन में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है, तो ये अंदर जा रही है, अंदर जाती है 21 और बाहर निकाली जाती है 17%। और कार्बन डाइऑक्साइड 0.3% जाती है, लेकिन निकल के बाहर आती है बहुत ज़्यादा। सोचिए अंदर जाके कितना गंदा होता है सब कुछ। आगे चलें, तो इसमें क्या हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ब्लू बेबी सिंड्रोम भूजल में खनिज प्रदूषण के कारण होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम, अच्छा प्रश्न, आसान सा प्रश्न, जल्दी से आंसर कीजिए, जल्दी से आगे बढ़ते हैं, जल्दी बताइए तो। भाई ब्लू बेबी सिंड्रोम मैंने बताया था आपको, आपको ये भी तो बताया था मिनी माता रोग किसके कारण होता है, ठीक है। मिनी माता भी बताया था, ब्लू बेबी सिंड्रोम भी बताया था, एथलीट फूड भी बताया था, ये सारी चीजें मैंने बताया है। लेकिन आपको यहाँ पर बताना है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है ये बच्चे में होता है। आप जानते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है तो बच्चे को कैसा जल पिलाने से होता है, तो नाइट्रेट की अधिकता, नाइट्रेट युक्त जल पिलाने से, पानी पिलाने से नाइट्रेट जब उसमें मिलेगा तो HN, ये तो नाइट्रिक एसिड हो गया, नाइट्रेट पूछ रहा है ना। तो ये बताइए, नाइट्रेट जब जल में जाता है तो जल कैसा हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है, क्योंकि ये अशुद्धि है एक प्रकार की, इसकी जरूरत हमारे शरीर को नहीं है। जिसकी जरूरत हमारे शरीर को नहीं है, शरीर में वो ले जाइए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे अशुद्धि कहते हैं। तो ये क्या करता है, जल को प्रदूषित करता है, यानी कि जल में जाएगा ऐसा युक्त, यानी कि नाइट्रेट युक्त जल यदि हम बच्चे को पिलाते हैं तो बच्चे का शरीर जो होता है वो कैसा पड़ जाता है भाई, नीला पड़ जाता है। इसीलिए इसको ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। और इसके में क्या होता है भाई, इसमें नाइट्रेट जो होता है ये इसके लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। तो यही आपका राइट आंसर बन जाएगा ब्लू बेबी सिंड्रोम के लिए, कौन, नाइट्रेट, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, ये लीजिए, छोटी आंख का उंगली की तरह एक छोटा हिस्सा जो पोषक तत्वों को सोख लेता है। सोख लेने का मतलब भाई अवशोषित करता है। जो पोषक तत्व छोटी आंत में, यानी कि इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में एक अंग होता है जिसे आप लोग कहते हैं विलाई। क्या कहते हैं भाई, विलाई कहते हैं। अब ये जो विलाई होता है ये उंगली नुमा प्रवर्ध होता है, उंगली नुमा पाया जाता है। कैसा होता है भाई, तो ऐसा होता है, कुछ ऐसे आकार का होता है, उंगली नुमा प्रवर्ध होता है। तो जो क्या कार्य करता है कि आपके पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेता है और आपके शरीर को भेज देता है। पोषक तत्वों को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, यानी कि अवशोषित करता है। अवशोषित करके आपके अंगों को क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। तो कौन होता है भाई, वो विलाई होता है। कौन होता है, विलाई होता है। और यहाँ पे विली लिखा गया है, विली लिखिए या विलाई लिखिए, अब तो विली लिखा जाता है। पहले की किताब में आपको विलाई लिखा मिलेगा, पहले की किताब में आपको क्या लिखा मिलेगा, विलाई लिखा मिलेगा। अब तो ढेर सारे परिवर्तन किए जा रहे हैं भाई, तो परिवर्तन के दौरान जानते हैं आप लोग क्या क्या बदल दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये विली लिखिए या विलाई लिखिए, इंग्लिश में ऐसे ही होता है, इंग्लिश में नहीं बदला गया है, तो इंग्लिश में ऐसे ही है। और क्या कार्य करता है मैंने आपको बता ही दिया, छोटी आंत में उंगली नुमा प्रवर्ध होता है जो पोषक तत्वों को अवशोषित करता है, सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और आपके शरीर को वापस भेज देता है, ठीक है। तो ये कार्य होता है इसका, किसका कार्य होता है, ये विलाई का कार्य होता है। बस करें, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, लीजिए। चिकन
चिकन पॉक्स से भाई कितने प्रश्न दे दिए गए हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से विषाणु के कारण लघु मसूरिका यानी कि चिकन पॉक्स होता है? अब ये पहले आप आंसर करेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगा। आप आंसर पहले कीजिए, फिर उसके बाद मैं बता रहा हूं कि लघु मसूरिका क्या होता है, चिकन पॉक्स क्या। चिकन पॉक्स से तो आप समझ आए होंगे, लेकिन लघु मसूरिका नहीं समझ पाए होंगे। अगर मैं कह दूं यहीं पे तो छोटी माता अगर आपने सुना होगा कि छोटी माता हो गई है, तब समझ में आ जाएगा आपको। चलिए, एक प्रश्न और है इसके बाद। चिकन पॉक्स यार इसे कहते हैं क्या भाई? इसे कहते हैं छोटी माता। एक प्रकार की संक्रामक बीमारी है और विषाणु द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? छोटी माता कहते हैं इसको। गांव में पूजा वूजा भी करते हैं। गांव में क्या करते हैं? पूजा वूजा भी करते हैं। लेकिन एक प्रकार की वायरस जनित बीमारी है। एक प्रकार की क्या है भाई? वायरस जनित बीमारी है। ठीक है, वायरस जनित बीमारी है, वायरस से होने वाली, विषाणुओं से होने वाली बीमारी है। तो पूछ रहा है कि कौन सा वायरस है इसमें से जो कि इसके लिए उत्तरदायी होता है। चलिए बता दीजिए। इसे जानते हैं, इसका लक्षण क्या है? शरीर में छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं, चकत्ते पड़ जाते हैं, और आपका शरीर बहुत तेजी से दुखता है, बुखार आ जाता है। आप बाहर चलने इतना शरीर आपका तोड़ देता है, इतना कमजोर कर देता है कि आप सही से खड़े नहीं हो पाते हैं। ये छोटी माता जो होती है। अब सोचिए, नाम तो छोटी माता है, क्या माता कभी अपने बच्चों को ऐसा करेगी कि वो खड़ा ना हो पाए, उसके शरीर में ढेर सारे दाग पड़ जाएं, गड्ढे गड्ढे पड़ जाते हैं। चलिए बताइए, आंसर कीजिए। जल्दी बताइए, बस एक प्रश्न और है, उसके बाद चलते हैं। एक प्रश्न और पढ़ें, फिर अपने अपने घर। जल्दी बताइए। इसमें जानते हैं क्या होता है? वेरिसेला जोस्टर विषाणु होता है। कौन सा होता है भाई? वेरिसेला जोस्टर विषाणु, वेरिसेला जोस्टर वायरस। दोनों में से कुछ भी कहिए, दोनों का अंग्रेजी भी वही है और हिंदी भी वही है। बस वायरस का मतलब विषाणु हो जाएगा, बस एक ही हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है। इसके लक्षण भी मैंने बता दिया, इसका नाम भी बता दिया। चलिए फिर आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग या किस रोग में को रूबियोला भी कहा जाता है? रूबियोला भी कहा जाता है भाई, उसे रूबियोला कहा जाता है। तो ये बताना है आपको, तो बताइएगा जरा कि हाँ, रूबियोला किसे कहते हैं। बड़ा अच्छा सा प्रश्न है ये। मैं आप लोगों के लिए एक होमवर्क छोड़ रहा हूं, इसको आप बताएंगे। होमवर्क, ठीक है, होमवर्क है आपके लिए। कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है, कमेंट में इसको बताइएगा। तो ये आपके लिए है और आप इसको बताएंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या है, रूबियोला क्या होता है। ये भी मैंने बताया हुआ है यार। मैं क्या बात है, जितनी चीजें हैं सारी की सारी चीजें लगभग मैं बता चुका हूं आपको। जितने प्रश्न आ रहे हैं, तो आए हुए प्रश्न जब मैं बता चुका हूं, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी हो रही है, कितनी स्मार्ट तरीके से आपकी तैयारी हो रही है। स्मार्ट वर्क आप नहीं करेंगे तो आप बेहतरीन होके भी फेल हो जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी आपको। इसलिए स्मार्ट वर्क कीजिए। अब खुद आप सोचिए कि जितने प्रश्न मिल रहे हैं मैं उसको पढ़ा चुका हूँ, सीधे सीधे बता रहा हूँ। मेरी थियरी में आपको ऐसे प्रश्न मिल जाएंगे, थियरी में आपको इसका जो सॉल्यूशन है वो मिल जाएगा। अब थियरी में नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में करवाया हूँ इसको। तो इन सबको आप अगर छोड़ेंगे तो आपके लिए दिक्कत होगी। तो कैसी लगी क्लास? क्लास को जरूर कमेंट कीजिएगा। अच्छी लगी हो तो अच्छी बात है, नहीं अच्छी लगे तो क्यों नहीं अच्छी लगी उसको भी कमेंट कीजिएगा। तो जल्द ही दोस्त हम लोग आ रहे हैं आपके लिए नए सिलेबस के साथ, जैसे कि आपका यूपी ट्रिपल एससी का पेट है, उसके लिए आ रहे हैं। जल्द ही आपके सामने हम लोग देखने को मिलेंगे और दोनों मोड पे मिलेंगे, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो।
दोनों पर मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्त, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।